Bismillahirrahmanirrahim. So we are discussing Things Fall Apart, which is a novel about the colonial setting and the manipulation of people who lived in Africa, so how they were treated and how they were taken over. So ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी. So Ashbe जो है born in 30 and died in 2013. So ये नाइजीरियन नॉवलिस्ट था जो कि साइकोलॉजिकल डिसोरिएंटेशन और इस तरह की अनसेंटिमेंटल डिपिक्शन सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल्स पे दिखाता था और उसके पर्टिकुलर कंसर्न जो था वो इमर्जेंट अफ्रीका और वो जो उसके क्राइसिस मूवमेंट से उसको इसने डिस्कस किया और इसके जो नॉवल की रेंज है सब्जेक्ट मैटर वो अफ्रीकन विलेज देन वाइट मैन वो जो एजुकेट करने आए और अफ्रीकन अटेम्प्ट्स जो थी to create a firm moral order with changing values को जिस तरह उन्होंने resist किया. So these are his common themes which are also there in Things Fall Apart. So Okonkwo is a person जो एक wealthy और respected warrior है यूमोफिया विलेज का. So ये clan है यूमोफिया clan जो कि उसके village में है. उसका ये एक बड़ा एक यानी लीडर है, बड़ा मानने वाला है, जानने वाला है, इसकी बड़ी इज्जत है अपने एरिया में और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनली और इसकी बड़े यानी इस चीज पे फख्र करता है कि मैं बड़ा एक तरह से मैनली मैन हूँ. सो यहाँ पे वी सी के ये एक लोअर नाइजीरियन ट्राइब है जो कि मुख्तलिफ 9 विलेजेस से कनेक्टेड है. सो उसको ड्रीम्स आते हैं, ख्याल आते हैं यूनोका के जो कि इसका स्टेप फादर जो कि इसका कवर्ट फादर था और उसने वो एक डिसरेप्यूट में मर गया और उसमें पैसा बहुत फजूल खर्च था वो और उसने विलेज को काफी कर्जे में डबो दिया. सो इस वजह से इसको अपने बाप पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी है. सो ही डज नॉट रियली लाइक हिम. अब वो उसके अगेंस्ट बनना चाहता है, उससे टोटल डिफरेंट एक अपनी एंटिटी शो करना चाहता है. सो ओकोनकोवा एक क्लान्समैन बना, वॉरियर बना, फॉर्मर बना. सो एक 12 इयर्स ओल्ड इसका बेटा है नोए जो कि लेजी है और ओकोनकोवा अपने बेटे को एंड तक अपने बाप की तरह एक फेलियर समझता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाया लाइफ में. सो एक नेबरिंग ट्राइब के अंदर किसी इशू के सेटलमेंट में यूमोफिया जो एक है ट्राइब जो ये इसका जो ट्राइब है उन्हें एक वर्जिन लेडी और एक 15 ईयर ओल्ड बॉय मिलता है. ये एक तरह से उसके कसास में कह लें या उसके जवाब में कह लें या उसके एक तरह से हदिये में फिदिये में कह लें या इन एनी वे. सो ये उसको बेसिकली इनको ये चीज ये लोग मिलते हैं. और कौन को वह बॉय जो है इकिमिफूना इसको ले लेता है अपने लिए और उसे उसकी परवरिश करता है. इसे लगता है कि ये जो इसका ये इकिमिफूना है दैट इज एन आइडियल सन. सो जो इसका बेटा है वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है उसकी. जारी बात है दोनों बच्चे हैं तो दोनों इसके करीब आ जाते हैं. सो इकिमिफूना से फॉन्डनेस के बावजूद और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो बच्चा है वो ओकोनकोवो को फादर बुलाना शुरू कर देता है. लेकिन ओकोनकोवो जिस तरह मैनली मैन अपने अंदर एक दिखाता है कि मेरे अंदर वो जज्बात नाम की चीज नहीं है, मैं तो वो उसको ज्यादा अफेक्शन शो नहीं करता. हालांकि प्यार बहुत करता है उससे लेकिन शो नहीं करता. सो वीक ऑफ पीस चल रहा होता है और ओकोनकोवो जो है मीनवाइल पीस के इस वीक में अपनी यंगेस्ट वाइफ को, यानी बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, उसे नेग्लिजेंस की बेस पे वो उसे बहुत ज्यादा मारता है और ये पीस जो है सैक्रेड वीक का उसे तोड़ देता है. फिर उसके बाद रिपेंटेंस के लिए सैक्रिफाइसेस करता है. लेकिन कम्युनिटी जो है वो बड़ी हैरान हो जाती है, शिशदर रह जाती है. यस ही हैज 3 वाइफ्स. तो जो कम्युनिटी है वो बड़ी हैरान होती है कि ये इसने क्यों किया ऐसा इस टाइम के अंदर जबकि हमें खामोशी रखनी थी, पीस रखना था. सो कम्युनिटी इज नॉट हैप्पी विद हिज एक्शंस. सो इकिमिफूना जो है वो उनकी फैमिली के साथ 3 साल रहता है. सुनोए जो है वो एक बड़े भाई की तरह उसे ट्रीट करता है और इनकी आपस में दोस्ती बड़ी अच्छी है जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो इसमें होता है कि कौन कवा
जो है यानी उसे लगता है कि इकिमेफुना के अंदर बड़ा मैस्कुलिन किस्म का एटीट्यूड डेवलप हो रहा है जिस तरह ओकोनकावा के अंदर खुद था। सो एक दिन जो locust they come to Eumorphia. So ये जो झींगे टाइप, so they will come every year for 7 years before disappearing for another generation. So this is how they believe it. So village जो है excitedly उन्हें collect करता है क्योंकि वो बड़े मजेदार लगते थे, इन्हें खाने में बड़ा मजा आता था। फिर वहां पे नेक्स्ट व्हाट वी सी इज के सेम टाइम में like Izudu. So that is a respected elder of the village. So वो इन्फॉर्म करता है ओकोनकावा को एक प्राइवेट मीटिंग में कि जो ओरेकल है उसने कहा है कि इकिमेफुना जो है उसे मार दिया जाए। So he tells ओकोनकावा के इकिमेफुना उसको बाप बुलाता है और ओकोनकावा को इसकी मौत का जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। ओकोनकावा जो है वो इकिमेफुना से झूठ बोलता है, उसे बताता है कि वो जा रहे हैं और यानी एक लाइक जल्दी वापस आ जाएंगे, तो वो फिलहाल उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। तो जो नोए है वो बड़ा लाइक मेरी आवाज अगर आप आदिल भाई को कम आ रही है, आप लोगों को इशू लग रहा है मेरी वॉइस में? एनीवन? No, sir, it's clear. Adil bhai, I think your mic is or your headphones are not clear. ओके, ओकोनकावा जो है वो उससे झूठ बोलता है और उसको ले जाता है और नोए जो उसका बेटा है वो इस चीज पे बड़ा उदास होता है। सो उस उदासी के माहौल में जब वो चल रहे होते हैं और यूमोफिया के बंदे उसके साथ होते हैं तो इकिमेफुना सोच होता है अपनी माँ से मिलने का, लेकिन कुछ घंटे चलने के बाद कुछ ओकोनकावा के क्लैंसमैन उस बच्चे पे अटैक कर देते हैं, स्टिक्स लेके, लाठियां लेके। इकिमेफुना जो है वो ओकोनकावा के पास भागता है क्योंकि वो तो उसे बाप समझता है, तो वो उससे हेल्प लेने के लिए भागता है। तो आगे इकिमेफुना लेकिन ओकोनकावा जो है बेसिकली वो वीक नहीं लगना चाहता क्योंकि ये जिस तरह इसका बाप था ये ऑल टुगेदर उससे डिफरेंट बनना चाह रहा था, तो ये शो कराना चाहता था अपने क्लैंसमैन को कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैनली हूँ, वीक नहीं हूँ, इमोशंस नहीं है। तो वो क्या करता है, वो लाइक ओरेकल ने जिसका कहा होता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो खुद अपने कबीले को दिखाने के लिए उस बच्चे को काट देता है। सो ओकोनकावा जब घर आता है तो नोए जो है उसको आइडिया हो जाता है कि उसका दोस्त मर चुका है। ओकोनकावा डिप्रेशन में चला जाता है, ना सो सकता है, ना उसे नींद आती है, ना खा सकता है, भूख नहीं लगती। सो वो अपने फ्रेंड ओब्रिका के पास जाता है और थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू करता है। सो ओकोनकावा की डॉक्टर एजनमा बीमार हो जाती है और वो रिकवर होती है जब ओकोनकावा उसके लिए मेडिसिन के तौर पे कुछ लीव्स लेके आता है। सो इतनी देर में डेथ अनाउंस होती है इज़ुडू की और सराउंडिंग विलेज जो है वो बाय मींस ऑफ इक्वे जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए उनको इत्तला दी जाती है। ओकोनकावा वो बड़ा गिल्टी फील करता है क्योंकि लास्ट टाइम इज़ुडू उसके पास आया तो उसे वार्न करने आया कि इकिमेफुना की डेथ में हिस्सा ना लेना। सो उस जगह पे उस फ्यूनरल पे जो लोग हैं वो ड्रम बीट कर रहे होते हैं, फायर्स कर रहे होते हैं अपनी गन से। सो यहाँ पे ओकोनकावा के साथ ये होता है कि उसकी गन एक्सप्लोड होती है और वहां से इज़ुडू के ही 16 साला बच्चे को गोली लगती है और वो मर जाता है। सो दिस वाज ऑल डन अनइंटेंशनली, ही वाज नॉट विलिंग टू डू इट, लेकिन हुआ ये कि उसको थोड़ा सा एक यानी उसी सेरेमनी के अंदर गलती से उससे गोली चल गई जो उसको लगी। अब क्लैंसमैन को मारना एक जुर्म था और ये अर्थ गॉडेस के खिलाफ जाने वाली बात थी। सो ओकोनकावा को एग्जाइल में जाना पड़ा। सो वो अपनी फैमिली को उसने लिया और एग्जाइल में चला गया, यानी अपने ससुराल साइड पे। सो उसने बहुत जो अपनी वैल्यूएबल यानी वो अपने माँ के विलेज में चला गया, सॉरी मबांटा। सो उसने जो वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स थी वो उसने ली। सो मैन जो थे वहाँ के इज़ुडू के, उन्होंने ओकोनकावा की बिल्डिंग को जला दिया, उसके एनिमल्स मार दिए और विलेज को उससे अपनी तरफ से पाक कर दिया। ओकोनकावा के जो किंसमैन थे, स्पेशली उसका अंकल इशेंडो,
वो उसे बड़े अच्छा मिले वहां पे, उन्होंने उसे नया कंपाउंड हट बनाने का मशवरा भी दिया, हेल्प भी की, और उसे कुछ यैम सीड्स भी दिए टू स्टार्ट अ फॉर्म। तो यैम सीड्स बड़े इसमें इंपॉर्टेंट है, वो एक तरह से दौलत की निशानदेही करते थे उनमें, जिसके पास जिन्हें यैम सीड्स हैं वो उतना अमीर है। सो वो बिटरली डिसअपॉइंटेड होता है अपने मिस फॉर्चून पे, लेकिन स्टिल वो हिम्मत करके वहां पे अपनी जिंदगी का आगाज करता है। इतनी देर में 6 मिशनरीज बांटा में आते हैं। सो ये मिशनरीज वो हैं जो कि इंग्लिश पीपल जो कि वहां पे इस प्रिटेंस के साथ गए थे कि हम यहाँ पे रिलीजन लेके जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो एक होल था। दे वांटेड टू कैप्चर द लैंड। सो उनमें एक इंटरप्रेटर था मिस्टर ख्यागा जो कि उनके साथ था। सो मिशनरीज का लीडर मिस्टर ब्राउन, वो विलेजेस उसने बात की और ट्रांसलेट किया गया उसको। उसने बताया कि उनके जो गॉड्स हैं वो फॉल्स हैं, और वो उन्हें एक गॉड की वर्शिप करनी चाहिए। और ज्यादा लोगों की वर्शिप वो बुत परस्ती के जुमरे में आती है। लेकिन जो विलेजर्स थे उन्हें नहीं समझ आई कि होली ट्रिनिटी को वो किस तरह एक खुदा एक्सेप्ट कर लें। सो ट्रिनिटी जो इनका कंसेप्ट है क्रिश्चियंस का, ट्रिनिटी मींस 3 पर्सन गॉड, गॉड, एंजल एंड जीसस। So although his aim is to convert the residents of Umofia to Christianity, Mr. Brown जो है वो अलाउ नहीं करता अपने फॉलोअर्स को कि वो इन क्लैंस को एंटागनाइज करें या इनसे दुश्मनी करें। मिस्टर ब्राउन मीनवाइल बीमार होता है, उसकी जगह रेवरेंड जेम्स स्मिथ आता है। सो वो एक बड़ा इंटॉलरेंट पर्सन होता है, स्ट्रिक्ट पर्सन होता है, और वो लाइक जो ब्राउन की जो पॉलिसी होती है थोड़ा सा लेस लाइक अटैक वाली, तो ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। फिर इसमें वो कन्वर्ट करता है लोगों को, और एक एनोक जो है वो मीनवाइल एक ये जो इनमें से कन्वर्ट होता है वो इगवगु जो कि उसकी एक जो मास्क होता है उसे एक एनुअल सेरेमनी में उतार देता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्ट एक स्पिरिट, एंसेस्ट्रल स्पिरिट को मारने के बराबर होता है। सो नेक्स्ट डे वो एनोक के कंपाउंड को भी जला दिया जाता है, और रेवरेंड स्मिथ का जो चर्च है उसको भी आग लगा दी जाती है। मीनवाइल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वो बड़ा गुस्सा आता है उसे चर्च के जलने पे, और वो यूमोफिया के लीडर्स से मिलने की ख्वाहिश करता है। तो जब वो गैदर होते हैं तो लीडर्स जो हैं उनको हथकड़ियां लगा दी जाती हैं और जेल में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें इंसल्ट और फिजिकल अब्यूज का सामना करना पड़ता है। मीनवाइल जब प्रिजनर्स रिलीज होते हैं तो क्लैंसमैन एक मीटिंग करते हैं। तो उसमें 4-5 मैसेंजर जो होते हैं कोर्ट के, वो अप्रोच करते हैं और ऑर्डर देते हैं कि आप लोग हथियार डाल दें और हमारी बात मान लें। सो उसके फॉलोमैन जो हैं क्लैन के, वो चाहते हैं कि इस यानी अकोनकोवो को लगता है कि सारे लोग उस अपराइजिंग में ये खड़े होंगे। तो अकोनकोवो इसी मान में आके उनके लीडर को एक भाले से, एक लाठी से मार देता है। सो क्राउड जो है वो अदर मैसेंजर्स उनको भागने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता है। अकोनकोवो को ये पता चलता है कि मेरे पीछे कोई भी नहीं खड़ा, और मेरा सारा जो कबीला है वो जंग करने के लिए तैयार नहीं है। सो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आता है अकोनकोवो के कंपाउंड में, और वो देखता है कि अकोनकोवो ने अपने आप को फांसी पे लटका दिया। ओब्रिका और उसके फ्रेंड्स वो कमिश्नर को बॉडी तक ले जाते हैं, और ओब्रिका बताता है कि सुसाइड इज अ ग्रेव सिन। Thus, according to the custom, so none of Konkova's clansmen may touch his body, क्योंकि उसने गुनाह किया। कमिश्नर जो एक बुक लिख रहा होता है अफ्रीका के बारे में, वो बिलीव करता है कि जो स्टोरी है कॉनकोवा की रेबिलियन की और डेथ की, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ बन सकते हैं एक तो। सो उसने ऑलरेडी उसका टाइटल चूज कर लिया होता है बुक का, जो है पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइगर। नाइजीरिया के उन ट्राइब्स की बात है, लोअर निगा। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके अपने रसूम और रवाज है, वो नहीं चाहते बाहर से कोई उनको उन रसूम और रवाज को छेड़े, सही उनको उनके ऊपर अपने असर रसूख दिखाए। तो जब ये होता है तो कौन को वो जो कि मैनली मैन समझते अपने आप को, वो सिर्फ इस मान पे उसको बंदे को मार देता है, लीडर को, कि उसके पीछे उसका ट्राइब खड़ा है, लेकिन ट्राइब नहीं खड़ा। तो फिर उसको लगता है कि वो उसकी जिंदगी में उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, और उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं इतना भी नहीं हूं कि मेरे पीछे लोग स्टैंड ले सकें। तो इस गिल्ट पे वो अपने आप को कत्ल कर देता है।
कॉलोनियलिज्म और उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स दिखाए गए यहाँ पे। इस कॉलोनियलिज्म क्या था, कैसे फैला, किस तरह जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट भी किया गया, उनके साथ क्या क्या सलूक हुए, किस तरह लोगों को मारा गया, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेडिशन कि किस तरह एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी वहाँ के लोगों की, जो कि पुराने कल्चर से, जो नीग्रो से स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर चेंज आई। मेस्कुलिनिटी दिखाई गई जो कि ओकोनकोवा के कैरेक्टर में है, जो कि उसके बेटे में उसे फील नहीं होती थी, जो कि इकिमे फूना के अंदर उसको फील होती थी। इंग्लिश की सुपीरियरिटी दिखाई गई। विमेन के हवाले से दिखाया गया कि विमेन बड़ी यानी मिसट्रीट किया जाता था उन्हें। एक दिस बिकम्स अ सोशल डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि दिस टेल्स सम रियल स्टोरीज और सम स्टोरीज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स। सोशल डिसइंटेग्रेशन दिखाई गई, किस तरह वो सोसाइटी डिसइंटेग्रेशन का शिकार हो रही थी इस कॉलोनियलिज्म की वजह से। एम्बिशन है इसमें, जो कि ओकोनकोवा का एम्बिशन था, और ग्रैंडर जो फील करता था वो उस हवाले से, जो कि इंडान वेंट टू द डस्ट। फ्री विल एंड फेट, कि फ्री विल क्या है और फेट ने क्या लिखा हुआ है। सो चांसेस एंड कोइंसिडेंस वर आल्सो हियर इन दिस प्ले। इंसान प्लान कुछ करता है लेकिन तकदीर कुछ और लिखती है। फायर जो था एक सिंबल था कि दैट इज अ सिंबल जो कि यू में से कि आग लगाने के लिए यानी नुकसान के लिए भी यूज हो सकता है। दैट इज अ सिंबल ऑफ लाइटनिंग एज वेल, दैट इज अ सिंबल ऑफ गैदरिंग एज वेल। यम्स जिस मैंने पहले डिस्कस किया, सो यम्स इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, जिसके पास जिन्हें यम्स हैं वो उतना अमीर है। लोकस जो है दे आर सिंबल ऑफ गुड फॉर्चून, जो कि उनके पास आते हैं, जिनको वो खाते हैं। फोक टेल सिंबल है गैदरिंग का, अगेन कि पीपल सिट टुगेदर, और ये एक तरह से अपने कल्चरल चीजों को रिवाइव करने का। ऐश जो है वो दैट इज सिंबल ऑफ डिसइंटेग्रेशन, कि हर चीज बिखर रही है। और जो मदर ऑफ स्पिरिट है दैट इज सिंबल कि ये जिसके यानी अर्थ जिसको ये मानते हैं। और इगवुगु जो है दैट इज सिंबल ऑफ देयर स्पिरिचुअल बिलीव्स। ये मदर ऑफ स्पिरिट्स और इगवुगु ये उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स के सिंबल हैं। सो दिस इज ओकोनकोवो। इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये हैं कि इज हार्ड वर्कर, इज रिस्पेक्टेड एंड ही इज मटेरियल प्रोवाइडर। वो यम्स बनाता बेचता भी है और उनको करता भी है। फेयर ऑफ फेमिनिटी, इसको इससे बड़ा डर लगता है कि फेमिनिज्म के टैक्ट्स मेल कम्युनिटी में ना आए। इमोशंस को ब्लॉक करता है क्योंकि उसे लगता है कि रोना, इमोशंस दिखाना औरतों का काम है। एंड ही इज अ मर्डरर। तो उसने ना सिर्फ अपने बेटे को मारा यानी इकिमे फूना, जो कि मुंह बोला बेटा था, बल्कि उसने एक और अपने पुराने दोस्त की डेथ पे उसके बेटे को भी गलती से मार दिया। सो गलती हो या सही हो, a murderer is a murderer. So that ends this things fall apart. So going to the next one, and that is almost having the same themes, which is written in the backdrop of Congo, and ये है Heart of Darkness. So that is by Joseph Conrad, और Joseph Conrad के जो Heart of Darkness है, that is a great novel, शॉर्ट एक्समैला यानी इसको आप नॉवेला कह सकते हैं, छोटा सा नॉवल है। कॉलोनियलिज्म ये होता है बेसिकली जिसे आप नो आबादियाती निज़ाम कहते हैं, या नो आबादियात, जिस तरह इंग्लैंड और अमेरिका, ये जो फ्रांस, स्पेन, इटली और कौन यानी ये जो बट जितने भी ये कंट्रीज थे बेसिकली, ये जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज लोग के, इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों पे जाके कब्जा किया। थीम्स ये बनाए कि हम इनको पैसिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, दीन पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इनको एक अच्छा एक कल्चर देने के लिए आ रहे हैं, इनको लाइट पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, एजुकेट करने के लिए आ रहे हैं। सो इसकी आड़ में उन्होंने फिर बेशुमार लोगों का खून चूसा, यानी उन्होंने उनके सारे के सारे रिसोर्सेज लिए। और ये कॉलोनियलिज्म ये नहीं है कि स्टार्ट कब हुआ, इट स्टार्टेड इन मेनी प्लेसेस इन मेनी डिफरेंट टाइम्स। बस हमारा जो कॉलोनियलिज्म है जो सब कॉन्टिनेंट में था, वो जब टीपू सुल्तान और उससे पहले का टाइम ये उसमें स्टार्ट हो चुका था, उन लोगों ने आना शुरू कर दिया था। फिर मुगल दौर, टीपू सुल्तान उसके बाद, और उसके बाद फिर ये जितने भी यानी आई गेस जहांगीर, बाबर, अकबर के दौर में ये लोग आए और आहिस्ता आहिस्ता ये अपना
वो बिजनेस की आड़ में अपना सेटअप डेवलप करते रहे, और एक टाइम आया जिसमें फिर 1857 तक बीच में टीपू सुल्तान, ये सारे टीपू सुल्तान का फादर और बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयाँ की, लेकिन हारते गए सारे। इन द एंड फाइनली 1857 में जो जंग हुई उसमें मुकम्मल ब्रिटिश राज जो था यहाँ पे नाफिज हो गया। तो यहाँ भी उन्होंने वही किया। इसी तरह यहाँ के सारे मिनरल्स, मटेरियल्स, कोहिनूर, हीरा, हर चीज उठा के ये साथ ले गए। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ द सेम प्लेस। सो ये हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है ये सेंटर है अराउंड मौलो। सो मौलो एक सेलर है और वो कॉन्गो में जाना होता है उसने मिस्टर कर्ट्स से मिलने के लिए उसे, और इसका होता है कि उसको लेके आना है। ही इज रिप्यूटेड आइडियलिस्ट मैन, ग्रेट एबिलिटीज का मालिक होता है, और इसको रिवर बोट के ऊपर एज अ कैप्टन जॉब मिलती है एक कंपनी में, एक बेल्जियन कंसर्न जो एक ऑर्गेनाइज है टू ट्रेड इन द कॉन्गो। सो इसकी एक आंटी होती है जिसका एक बड़ा रेफरेंस होता है। सो वो इसको एक नौकरी ढूंढ देती है, यानी वो नौकरी ये होती है कि शिप कैप्टन की। तो ये बड़ा खुश होता है इस बात पे कि चलो मेरी जॉब हो गई और मैं जा रहा हूँ। जो आंटी जब इससे डिस्कस करती है वो ये कहती है कि तुम वहां पे उन्हें सिविलाइज करने जा रहे हो, सिविलाइजिंग द ब्रूट्स, वहां के जो वैशी हबशी लोग हैं तुम उन्हें तरबियत करने जा रहे हो। सो उसे लगता है मैं एक बड़े सैक्रेड मिशन पे जा रहा हूँ। सो मौलो जो है वो उससे वाइड स्प्रेड इनएफिशिएंसी और ब्रूटैलिटी मिलती है। अब ये क्यों, ये ट्रैवल कैसा है बेसिकली कि ये समुंदर के रास्ते, कांगो के रास्ते जा रहा है। कांगो एक रिवर है और कांगो एक इलाका भी है, एक मुल्क भी है। सो ये उसके अंदर जो रिवर है उसके जरिए ये वहां पे जाता है, जो उसे रिवर लगता है कि मैप पे देखे तो एक सांप की तरह नजर आता है, और वो अफ्रीका का दिल है, अफ्रीका के सेंटर में है। इसीलिए इसको हार्ट ऑफ डार्कनेस कहा गया। इसके दो थीम्स हैं, दो मीनिंग है। एक तो हार्ट ऑफ डार्कनेस की अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में है, और सेकेंडली हार्ट ऑफ डार्कनेस की इंसान को दिखाया गया कि इंसान जो है वो अंदर से कितना काला है, कितना ईवल है उसके अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड ही थर्ड है जो कि इसके अंदर यही थीम्स हम दोबारा देखेंगे। सो व्हाट हैपेंस देयर कि ये नेटिव इनहेबिटेंट्स जो हैं, अब ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि दरिया जा रहा है उसके आसपास, इसने जब कर्ड्स तक जाना है तो उसके बीच में कंपनी के बहुत सारे स्टेशन हैं। अब ये स्टेशंस क्या करते हैं? स्टेशंस का ये काम है कि उन स्टेशंस के ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे इनके पास बेशुमार आइवरी हाथी दांत होता है जिसको हाथियों को मार के इकट्ठा करते थे, और वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे स्टेशन, और वहां से फिर शिप्स के जरिए ये इंग्लैंड में और मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट होते थे। तो ये बेसिकली इस इन स्टेशन का मकसद था। तो कर्ट्स जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन पे बैठा था जहां से माल सब पीछे भेजा जाता था, और सबसे ज्यादा कमाई उस स्टेशन की थी, सबसे ज्यादा अर्निंग उस स्टेशन पे थी। सो कर्ट्स का एक बड़ा नाम, वैल्यू, दबदबा था। अब यहाँ पे दिखाया गया कि जो कंपनी के जो नेटिव्स हैं, उस इलाके के नेटिव्स, उनको कंपनी ने बिल्कुल अपने तसल्लुत में लेकर उनको आगे लगाया हुआ है, टेरिबली उनसे करवाते हैं, और वो बेचारे उनके गुलाम बन के काम कर रहे हैं। तो जो क्रूएलिटी दिखाई गई उसमें दिखाया कि किस तरह एक जंगल के अंदर इन लोगों ने अपनी सेटलमेंट्स बनाई और इन आइलैंड्स के ऊपर उन लोगों से काम लिया जा रहा है, उन्हें मारा भी जा रहा है। मौलो सेंट्रल स्टेशन में पहुंचता है। तो ये एक जनरल मैनेजर होता है और वो एक बड़ा कॉन्स्पिरेटोरियल कैरेक्टर है। वो देखता है कि जो इसका स्टीम शिप है वो डूब चुका है वहां पे लो, और काफी टाइम लगेगा इन पार्ट्स को आने में और इसे रिपेयर करने में। सो वो इंसिस्ट, वो उसका इंटरेस्ट ये है कि कर्ड्स जो है ही ग्रोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो कर्ड्स के अंदर उसका इंटरेस्ट, व्हेन ही नोज फ्रॉम मेनी पीपल कि मिस्टर कर्ड्स कौन है, क्या करता है, तो चूंकि वेला है तो उसके बारे में सुनता रहता है। है और उसका एक फेवरेट बंदा ब्रिक मेकर, उन्हें कर्ट से ऐसा लगता है कि जैसे या उनकी उससे थ्रेट है, क्योंकि वो ज्यादा खा रही है कम। कर्ट्स के बारे में रूमर पता लगती है, मॉल लोगों को बीमार, और ये जो इसमें क्या होता है, जो डिलेज हैं रिपेयरिंग में, शिप, सारी कॉस्ट होती है मॉलों। सो मॉलों को इन एंड रिपेयर मिल जाते हैं जो कि शिप करने के लिए जरूरी है, और वो और मैनेजर
few other agents जिनको मौलो pilgrims कहता है, क्योंकि उनकी हैबिट ऑफ carrying long wooden staffs wherever they go, उन्होंने डंडे उठाए होते हैं, तो उनको pilgrims है। और कुछ क्रू होता है का, जो कैनिबल्स होते हैं, वो जो गोश्त खाते हैं आदि। डिफिकल्ट वॉयज होता है अप द रिवर। अप रिवर जो होता है ना, रिवर नॉर्मली हम यूज करते हैं अप रिवर और डाउन द, कि जब आप सेंटर की तरफ जा रहे हो तो अप द रिवर, सेंटर से दूर जा रहे हो तो डाउन द रिवर। सो डेंस जंगल में से इसमें करते हैं, रास्ता बड़ा जंगली किस्म का होता है, यानी स्मूथ अंदर, और नेटिव कुछ ना कुछ टाउन्स जो होते हैं वो नजर आते हैं, लेकिन कभी कभार होता है मॉलो। और इसका डर भी लग रहा है, कैनिबल्स में साथ बैठे हैं, इनको भूख लगी, मुझे ना खाए, तो वो एक हट के पास आते हैं, स्टैक्ड फायर होती है और वहां पे लिखा होता है वुड इज फॉर देम बट दे शुड अप्रोच कॉशियसली। इलाका उनके लिए है लेकिन एहतियात करें। तो शॉर्टली आफ्टर, जब स्टीमर जो है वो उसमें फायरवुड आ चुकी होती है, उसमें फॉग उनको घेर लेती है, और जब क्लियर होती है तो शिप पे अटैक होता है, और ये अनसीन बैंड होता है नेटिव्स का। एरोस फेंकते हैं एक सेफ डिस्टेंस, तो ये जवाबी हमला ना कर सकें। अब अफ्रीकन जो हेल्समैन होता है, जो इनका पायलट होता है, वो मारा जाता है। मौलो जो है वो नेटिव्स को स्टीम के उस विसल बजा बजा करके उनको भगा देता है। अब उसके बाद जो मौलो और उसके लोग, अब मौलो को ये भी डर होता है कि यार ये लाश पड़ी है अंदर, अब ये कैनिबल्स भूखे हैं, खाना खत्म हो चुका है, अब ये इसको ना खाना शुरू कर दें। तो वो, लेकिन लकीली वो अपने आप को कर्टेल करते हैं। इनर स्टेशन में, कर्ड्स के इनर स्टेशन में पहुंच जाता है। अब इस में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े वाकयात होते हैं। बस जिस तरह देखता है कि एक जगह जो राइवर्ट्स होते हैं शुरू में को रिपेयर करने के लिए, उनकी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन वो आ नहीं रहे होते, ऐसा लगता है उनको जानबूझ के डिले किया जा रहा है कि मॉर्लो आगे ना जा सके। फिर ये जगह पे के लोग जो हैं वो वहां पे एक लाइक, इन्होंने एक जगह पे ट्रेन की पटरी गुजारनी है, तो वहां पे एक लाइक वो है रॉक है, तो रॉक को उड़ाने के लिए बॉम्ब्स चाहिए, तो बॉम्ब का इंतजार करते हैं, पैसा लगाते हैं, बॉम्ब्स आते हैं, रॉक को उड़ा देते हैं। तो मौलो देखते हैं कि ये जो ट्रेन है उसकी पटरी के रास्ते में तो रॉक नहीं रही थी, वो तो साइड पे थी, ये तो उन्हें सिर्फ टाइम जाया कर या वेस्ट करने के लिए, पैसा वेस्ट करने के लिए, या अपरेंटली दिखाने के लिए ये पैसा लगाया। तो ये सब कुछ हो रहा था वहां पे वाकई हकीकत में, यानी ये सारी इस तरह के हरकत हो रही थी। तो खैर उसे लगता है कि लाइक एक्सपेक्ट मॉडल है, वो कर्ट्स के स्टेशन पे पहुंचते हैं एक्सपेक्टिंग टू फाइंड हिम, क्योंकि वो बीमार होता है। वहां पे एक रश ट्रेडर जो उसे मिलता है, और वो उसे यकीन दिलाता है सब कुछ ठीक है, और उसे बताता है कि ये वही बंदा है, यानी रशियन ट्रेडर ये है जो कि लकड़ी को छोड़ के गया था। सो रशियन जो है वो क्लेम करता है कर्ड्स के बारे में कि कर्ड यानी उसका जहन बड़ा ओपन हो चुका है, वो अब किसी भी तरह के चीज़ों का, किसी जजमेंट का, लोगों के या नॉर्मल पीपल्स, नॉर्मल इन सिंपल वर्ड्स नॉर्मल पीपल से उसकी थिंकिंग पैटर्न्स बदल चुके हैं। सो अपरेंटली कर्ड्स जो है वो उन नेटिव्स के अंदर एक खुदा का दर्जा ले चुका होता है, और ब्रूटल हो चुका होता है, और उस टेरिटरी में जो आइवरी की सर्च होती है सबसे ज्यादा वो कर रहा होता है। कर्ड्स का क्या है, कर्ड्स जो वहां पे आया था ब्रूट्स को ट्रेन करने के लिए, अब उन ब्रूट्स का खुदा बना बैठा है, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सो उसके हार्ट की डार्कनेस दिखाई गई कि किस तरह वो उन्हीं लोगों बस किया, उनका मेंबर बन गया। अब कर्ड्स खुद ही वापस नहीं आना चाहता, वो उधर से उस जगह पे रहना चाहता है। सो द कलेक्शन ऑफ सेवरल हेड्स adorning the fence post around the station attached to his methods, के लोगों के सर टिका के उधर बांधे थे, ये की ब्रूटैलिटी थी। पिलग्रिम्स जो है वो कर्ड्स को बाहर लेके आते हैं स्टेशन से ऑन अ स्ट्रेचर। बीमार होता है, आना नहीं चाह रहा, और लोग उसके आसपास इकट्ठे होते हैं जैसे उनके खुदा को कहीं ले जाया जा रहा हो। कर्ड्स उनसे बात करता है, नेटिव्स जो आते हैं वॉरियर्स वो वहां से चले जाते हैं। सो मैनेजर को, जो कि बीमार होता है, स्टीमर के पास लेके आता है। सो एक ब्यूटीफुल नेटिव वुमेन आती है जो कर्ड्स की मिस्ट्रेस लग रही होती है।
सो वो वहां पे आके घूमती रहती है, देखती रहती है। सो रशियन ये सोचता है कि ये शायद कर्ट्स में इन्वॉल्व थी, और लाइक कर्ट्स ने लाइक उस पर बड़ा इन्फ्लुएंस रखा हुआ था। रशियन मॉलो को बताता है कि सीक्रेट में लेके ये बात वो किसी को नहीं कि उसके स्टीम अटैक हुआ वो कर्ट्स ने ही कराया, ताकि मॉलो और उसके साथी डर के वापस चले जाएं, क्योंकि कर्ट्स नहीं चाहता था कि कोई बंदा उसको लेने के लिए आए। ही वाज हैप्पी देयर, वो एंजॉय कर रहा था अपना। सो रशियन चला जाता है एक कश्ती के जरिए, और ताकि मैनेजर नाराज ना हो। कर्ट्स जो है वो रात को डिसअपियर, मॉलो उसकी सर्च में जाता है और उसे देखते हुए वो क्रॉल कर रहा होता है नेटिव कैंप की तरफ। सो मॉलो उसे रोकता है और उसे दोबारा शिप में लेके आता है, और वो फिर डाउन द रिवर यानी वापसी की तरफ आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन कर्ट्स की हालत खराब होती जाती है। सो मॉलो उसकी सुन रहा होता है जब वो बोल रहा होता है। सो कर्ट्स उसको एक पैकेट, उसमें कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक पैम्फलेट होता है जिसमें सिविलाइज द सैवेजेस, और एंड में लिखा होता है कि एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। यानी इसका मतलब है कि जो है सिविलाइज द सैवेजेस, ये वो है मिशन जो ये लेके गए। एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, ये वो था कि ये हकीकत में कर रहे थे, जो उन्हें मार रहे थे। स्टीमर, अब उनके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं होता। कर्ट्स इसी टाइम में मर जाता है, और उसके लास्ट वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पीपीएससी में आते रहते हैं, द हॉरर हॉरर। तो मॉर्लो बड़ा कंफ्यूज होता है। तो मॉर्लो उसके बाद खुद बीमार पड़ जाता है, लेकिन बच जाता है, और उसके बाद जो यूरोप आता है कि फियांस से उसको उसकी इंटेंडेड मिलती है। सो वो मॉर्निंग ड्रेस में होती है, और लाइक कर्ट्स की डेथ को अभी तक साल गुजर चुका होता है, लेकिन वो उसकी याद में मातमी लिबास में होती है। सो वो उसे यानी ये बेसिकली उसे लगता है मॉलो को कि ये लॉयल्टी का सिंबल है खातून। सो वो उसे पूछती है कि उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे कर्ट्स के। तो वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसे मोहब्बत करता है, उसका उससे प्यार करता है, लेकिन मॉलो नहीं बताना चाहता कि वहां पे क्या हुआ, वो खातून कौन थी, या दी हॉरर दी हॉरर। तो वो उसे ये बता देता है झूठ बोल के कि कर्ट्स ने मरते वक्त हमारा नाम लिया था। सो इसमें वाइट मैन बर्डन, जो कि उसके सर पे बोझ कि उन्होंने उसने जाकर उनको सिविलाइज करना है। लैक ऑफ ट्रूथ, सच्चाई कुछ भी नहीं है, सब झूठ है जो दिखाया जा रहा है। कॉलोनाइजेशन है और एक्सप्लॉयटेशन है उन लोगों की जो लोकल्स हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज्यादा, कि जो ब्लैक हैं वो सर्व करेंगे, जो वाइट हैं रूल करेंगे। एलियनेशन और आइसोलेशन दिखाई गई कि वहां पे अकेलापन है, लोग अकेले हैं, और मॉर्लो और इस तरह के लोग बिल्कुल यानी जो कि इंडिविजुअल्स बन जाते हैं सोसाइटी के मुकाबले में। मॉरल करप्शन दिखाई गई जो कि बहुत ज्यादा उन वाइट पीपल में थी। फॉग एक सिंबल है, एक ऑफ अननोन अनसीन, खतरे का। वाइट स्पल्चर जो वो देखता है वो सिंबल है एक तरह से डेथ का। विमेन जो बैठी होती हैं, जो निट कर रही होती हैं डार्क वूल, सो वूल की निटिंग, ये भी जिस तरह अ टेल ऑफ टू सिटीज में निटिंग एक सिंबल होता है जिसमें वो नाम लिखती हैं उन लोगों का जिनको उन्होंने मारना होता है। सो ये भी डेथ का सिंबल है। रिवर सिंबल है एक मंजिल का या एक रास्ते का जो कि मंजिल की तरफ लेके जाता है। डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ ignorance, and darkness is also symbol of evil inside. आइवरी सिंबल है दौलत का, जो कि ये लूटने के लिए लोगों को मारते हैं। हार्लेक्विन जो वहां पे एक बंदा इनको मिलता है, ही इज सिंबल ऑफ लाइक डिसलॉयलिटी, और सिंबल ऑफ ग्रीड कह लें, वेल्थ कह लें, मटेरियलिज्म कह लें। ये सब सिंबल्स उसके अंदर मौजूद है। सो दिस वाज हार्ट ऑफ डार्कनेस। Spulture is symbol of something mysterious, depth. Okay, next, coming to the topic. So next we have Lord of the Flies. Third novel of today, Lord of the Flies. So ये भी almost same story है। उस story के पास लोग थे जो कि उम्र में बड़े थे, यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं जो उम्र में छोटे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि दिस इज अ स्टोरी। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बेसिकली है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज टाइटल ऑफ बीलज़ेबब। बीलज़ेबब कौन है? दैट इज
लाइक सेकंड टू सैटर्न, ल्यूसीफर का जो सेकंड है उसका नाम बील्ज़ेबब है, और उसको जो उसका काम क्या था, उसका काम था जो पैलेस्टीन या इस्राएली जो किड्स थे उनके ऊपर ये मामूर था। सो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये उस सेंस में उसको टाइटल दिया गया। सो बील्ज़ेबब का ये टाइटल है जो कि उस जगह पे काबू करे बैठा है उन बच्चों को। क्योंकि ये स्टोरी बच्चों की है और इस स्टोरी में बच्चों के अंदर का ईवल दिखाया गया, तो उसमें ये उस ईवल के हवाले से इसमें वही वाली डिस्कशन सारी चल रही है, क्योंकि इन लोगों के अंदर वो ईवल रच बस जाता है। जैसा अंदर ईवल आ जाता है कि एक इंसान जो बस होता है सेंसलेस, यानी उनकी सेंसेस हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं उनकी ह्यूमन सेंसेस, और वो अपने अंदर ईवल सेंसेस ले आते हैं। सो एक मिनट। तो नाउ हियर वी सी दैट एक ये बेसिकली विलियम गोल्डिंग का जो है नॉवल, सो आई सेंडिंग इट, यू कैन रीड अबाउट गोल्डिंग। सो ये बेसिकली क्या होता है कि एक रेजिंग वॉर होती है, और एक वॉर प्लेन, वो सॉरी एक प्लेन जो कि वो इवैक्यूएट करता है, क्योंकि वो प्लेन खराब हो चुका होता है, इंजन फेल हो चुका होता है। सो उसमें एक स्कूल बॉयज जो कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के बच्चे होते हैं, क्योंकि उसको ट्रेन को गोलियां लगती हैं, सॉरी प्लेन को गोलियां लगती हैं, और प्लेन अपना बच्चों को इवैक्यूएट कर देता है। सो ये बच्चे किसी तरह अपने पैराशूट्स के जरिए वहां पे उस आइलैंड पे लैंड करते हैं। सो दिस इज अ रिमोट आइलैंड। सो उस आइलैंड पे ये लोग लैंड करते हैं, और वहां पे ये कहीं ना कहीं एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे इन सेंस के एक ही आइलैंड पे ये सारे आ जाते हैं। अब ये एक डिजर्टेड ट्रॉपिकल आइलैंड है। दो बच्चे यानी रॉल्फ एंड पिगी, रॉल्फ एक खूबसूरत मस्कुलर थिन टॉल एक हैंडसम बॉय है, पिगी थोड़ा सा शॉर्ट चबी, एस्मा का मरीज, और इसकी ग्लासेस होती हैं। तो ये दोनों पहले एक दूसरे को मिलते हैं, और इनको एक कॉन्च शेल मिलता है। सो रॉल्फ पिगी का उसकी नजर की वजह से, मोटापे की वजह से मजाक भी उड़ाता है, और मीनवाइल वो जो कॉन्च शेल होता है बेसिकली, वो कॉन्च शेल उसे टीज भी करता है वो, और ये कॉन्च शेल को वो एक बना लेते हैं एक तरह से एक जरिया बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने का। क्योंकि जब कॉन्च शेल बजाया जाता है, उसमें हवा भरी जाती है, तो बड़ी सी आवाज पैदा होती है। उसमें लाइक ये बहुत सारे लोग आसपास अट्रैक्ट होते हैं। सो उसको लगता है रॉल्फ को कि जो बेसिकली और बच्चे जो इस आइलैंड पे हैं, अगर हम इसको बजाएंगे तो हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वो क्या करता है, वो उनको बजाता है, और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो करके आना शुरू कर देते हैं, और फिर मीनवाइल सारे बच्चे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। सो वहां पे उन सारे बच्चों के अंदर एक लाइक ख्वायर ग्रुप, एक ख्वायर ग्रुप होता है, जिसमें जैक उनका लीडर होता है। सो जो ख्वायर बैंड होता है, जो ग्रुप होता है, जैक वो भी एक तरह से इंचार्ज बन जाता है ग्रुप का। सो वोटिंग होती है कि हम किसको इंचार्ज बनाएं, तो चूंकि रॉल्फ ने सबको इकट्ठा किया, तो सारे लोग रॉल्फ को वोट देते हैं। सो रॉल्फ लीडर बन जाता है। रॉल्फ दूसरे लड़के यानी जो जैक, जो कि फायर ग्रुप का लीडर होता है, उसको इंचार्ज बना देता है हंटिंग टीम का, कि तुम सारों के लिए जो खुराक वगैरह इकट्ठे करोगे, तो तुम्हारी ये ड्यूटी है, क्योंकि वो बड़ा एक लीडर टाइप लड़का होता है। सो रॉल्फ, जैक और एक और बच्चा साइमन, ये एक्सपीडिशन पे जाते हैं आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। जब वापस आते हैं तो रॉल्फ कहते हैं कि उन्हें एक सिग्नल फायर बनानी पड़ेगी, यानी आग जलानी पड़ेगी, ताकि ऊपर से गुजरने वाले लोग अट्रैक्ट हों, और शिप्स जो हैं या जहाज, उनको पता चले कि यहाँ पे कोई इंसान मौजूद है। सो वो एक आग जलाने में कामयाब हो जाते हैं। सो आग जलाने के लिए क्या करते हैं, यूज पिगी की ग्लासेस। पिगी की ग्लासेस बड़ा रोल प्ले करती हैं आग जलाने के लिए। तो क्योंकि मोटे मोटे शीशे होते हैं, तो उससे फायर इरप्ट होती है, लिट होती है। बॉयज जो हैं वो
अब चूंकि बच्चे हैं तो वो खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रादर कि फायर को मॉनिटर करें। और जो उससे क्या होता है कि जो आग है अचानक भड़क उठती है हवा से और फॉरेस्ट में भी लग जाती है, तो काफी डेड वुड्स जो होती हैं वो जलती हैं, अनकंट्रोल हो जाती है जो फायर है। सो कुछ बच्चे मीनवाइल इससे भागते हुए नीचे जाते हैं और वो डिसअपेयर हो जाते हैं, जिनके बारे में गुमान होता है कि शायद वो मर गए। अच्छा, शुरू में इस आइलैंड में बच्चे एंजॉय करते हैं क्योंकि इसमें कोई ग्रोन अप नहीं होता और वो स्पेंड करते हैं अपना टाइम जिस तरह उनका दिल चाहता है, जब चाहे सोएं, जब चाहे जागें, स्प्लैश करते हैं पानी के अंदर क्योंकि वहाँ पे साफ पानी भी होता है, गेम्स खेलते हैं आपस में। और उसे रॉल्फ को ये होता है कि हम सिर्फ यहाँ से निकलें और फायर को मेंटेन करें। अच्छा, हंटर्स जो हैं वो एक पिग को कैच करने की कोशिश करते हैं और वो उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन इस टीम को चस्का लग जाता है हंटिंग का और जैक खास तौर पे ऑब्सेस हो जाता है हंटिंग के साथ। फिर एक दिन एक शिप गुजरता है और रॉल्फ और पिगी नोटिस करते हैं कि शायद हम बच जाएं, लेकिन वो हैरान होते हैं, डर जाते हैं बल्कि कि सिग्नल फायर वो वाइप आउट हो चुका होता है, आग बुझ चुकी होती है। और वो फिर रॉल्फ जो है वो जैक को डांटता है कि उसके वजह से ये हुआ क्योंकि वो लोग हंटिंग में ज्यादा बिजी हो गए थे और आग की तरफ उनकी तवज्जो नहीं रही। बहरहाल इतनी देर में जो वो खुश इसलिए होते हैं जैक वगैरह कि वो पहला किल करके आए हैं और उन्होंने एक पिग को मारा, तो उसके साथ वो एक डांस करते हैं वाइल्ड मैनर में। पिगी जैक को क्रिटिसाइज करता है और वो उसको जवाब में थप्पड़ मार देता है। सो रॉल्फ कोच को बुलाता है और सबको डांटता है, कहता है कि जब मेरे पास कोच है तो मैं लीडर हूं और तुम सबको एक डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। मीटिंग में ये क्लियर हो जाता है कि कुछ बॉयज जो हैं उन्होंने वो बहुत ज्यादा डरते हैं और उनमें कुछ बॉयज होते हैं छोटे जिनको लिटलंस कहा जाता है और उन्हें नाइटमेयर आते हैं शुरू से ही और वो बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कोई बीस्ट कोई मॉन्स्टर इस जगह पे मौजूद है। तो वो उनको बड़े बच्चे उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि मॉन्स्टर जो है वो लाइक लाइक बरन उनकी सोच ही होती है कि मॉन्स्टर दिन को छुपा होता है और रात को बाहर आ जाता है। तो इनमें से एक लिटलन कहता है कि जो मॉन्स्टर है वो शायद समुद्र में छुप जाता है और इससे ग्रुप ज्यादा डरता है क्योंकि वो समुद्र के किनारे होते हैं। सो उस मीटिंग के थोड़े अर्से बाद कुछ मिलिट्री प्लेन आपस में बैटल करते हुए गुजरते हैं। सो बॉयज जो हैं वो नीचे जो सोए होते हैं वो नोटिस नहीं करते कि एक एक्सप्लोजन होता है और एक पैराशूटिस्ट निकलता है, इवैक्यूएट करता है और वो उस सिग्नल फायर माउंटेन जिसके ऊपर आग जलाते हैं वहां पे चूंकि मर तो वो पहले चुका होता है, बहरहाल वहां पे आके उसकी लाश लटक जाती है। सैम और एरिक ये ट्विंस होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अब वॉच देखने के लिए आग को। तो ये इन्होंने भी नहीं देखा होता पैराशूटिस्ट को लैंड करते हुए। जब ये उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो सेल हट है वो जो पूरा पैराशूट और वो जब स्ट्रेन नॉइज सुनते हैं कि हवा चल रही है और पैराशूट फटफड़ा रहा है, उन्हें लगता है कि ये बीस्ट है जो वापस आ गया। तो भागते हैं कैंप में और रिपोर्ट करते हैं कि बीस्ट ने अटैक कर दिया। अब बॉयज जो हैं वो एक हंटिंग एक्सपीडिशन बनाते हैं मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। जैक और रोल्फ जो कि वो ट्रेवल करते हैं माउंटेन के ऊपर और वो देखते हैं कि दूर से देखते हैं पैराशूट को और उन्हें लगता है कि ह्यूज बंदर है, बड़ा सा मंकी है, एप है। सो वो उस चीज को शायद फिर एक मीटिंग करते हैं उस पे और वो बताते हैं कि हम क्या देख के आए। सो इसे ग्रुप वाले और डर जाते हैं कि वाकई कोई मॉन्स्टर है जो एग्जिस्ट करता है। सो जैक रोल्फ को कोवर्ट कहता है और कहता है कि उसे उसकी ड्यूटी से हटा देना चाहिए और जैक को लीडर बनाना चाहिए, लेकिन बाकी बॉयज रोल्फ की फेवर में होते हैं। जैक वहां से बीच पे जाता है और सब हंटर्स को कहता है कि तुम मुझे ज्वाइन करो, हम अपना ग्रुप बनाएंगे। जो है रोल्फ बाकी बच्चों से मिलके सिग्नल फायर को दोबारा चलाता है। अब वो इसको बीच पे चलाते हैं क्योंकि ऊपर उन्हें मॉन्स्टर का डर होता है। तो खैर उस पे मीनवाइल ये आग जलने के थोड़ी अरसे में वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो करके बच्चे सारे जैक को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां पे मौजें बड़ी होती हैं। जैक अपने आप को नए ट्राइब ऑफ हंटर्स का लीडर डिक्लेयर कर देता है और एक वायलेंट रिचुअल स्लॉटर करते हैं, वो एक सो का, एक फीमेल पिग का। और हंटर्स उसके बाद उसका सर काट देते हैं और उसे एक नेजे के ऊपर जो कि उन्होंने बनाया होता है लकड़ी का, उसे रखते हैं और वो एक ऑफरिंग के तौर पे गाड़ देते हैं उस बीच पे ताकि ये मॉन्स्टर इसको खा ले और इनको कुछ ना खाए।
सो मीनवाइल जो उस साइमन जो है उसको एक विजन नजर आता है और उसमें उसे लगता है कि वो जो सर्व का हेड है वो उससे बोल रहा है। तो वॉइस जो उसे सुनाई देती है वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की होती है। वो कहते हैं कि साइमन नहीं बचेगा और वो जिस तरह क्योंकि वो हर एक इंसान के अंदर मौजूद है, यानी ईवल हर इंसान में मौजूद है। साइमन बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो माउंटेन में जाता है जहां पे वो देखता है कि वो जो असल में वो डेड पैराशूटिस्ट होता है वो कोई भी बला मॉन्स्टर नहीं होता। उसे समझ आ जाती है, सियाना होता है। तो वो वापस आता है और आके नीचे बाकी बीच पे लोगों को बताना चाहता है, लेकिन वो जो बाकी जो लोग होते हैं वो रॉल्फ एंड पिगी वो एक उधर खाने पे होते हैं जो कि जैक ने दिया होता है। और वहां पे जब शेडोई इमेज अपेयर होता है आग में, दूर से साइमन का शेडो आ रहा होता है, तो वो समझते हैं कि ये मॉन्स्टर आ गया है और वो अपने हाथों से उसको पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि मर जाता है, वो कत्ल हो जाता है। सो उसी मॉर्निंग को रॉल्फ एंड पिगी डिस्कस करते हैं कि क्या हो गया। जैक के हंटर्स जो हैं उल्टा उन पे भी अटैक कर देते हैं और पिगी के ग्लासेस ले लेते हैं क्योंकि उससे आग जलानी होती है। रॉल्फ और उसके बाकी मंदा साथी वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, लेकिन जैक जो है वो सैम और एरिक को उनको बांध देता है और रॉल्फ को ढूंढ के उससे लड़ना शुरू कर देता है। सो इस बैटल में एक बॉय रॉजर वो ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे फेंकता है जो कि पिगी को लगता है, पिगी के ऊपर गिरता है और पिगी कुचला जाता है बेचारा और मर जाता है। रॉल्फ अकेला रह जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और वो एक रात कहीं ना कहीं छुपा रहता है और बाकी लोग उसे एक जानवर की तरह हंट कर रहे होते हैं। और मीनवाइल जो बाकी जो लोग होते हैं वो उनको उसके साथ जैक के साथ हो जाते हैं। रॉल्फ छुपा रहता है और मीनवाइल वो डिस्कवर होता है कि बीच पे उसे जाना पड़ेगा जहाँ पे लाइक बाकी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और जब वो पकड़ा जाता है तो उसे होता है कि ये मुझे मार देंगे। सो उसे एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जो कि वहां पे सिग्नल फायर देख चुका होता है वो आता है और वो उसको बचा लेता है। सो वो नोटिस करता है कि बच्चे जो हैं उनकी क्या हालत है और क्या किस तरह ब्लड थर्स्टी हुए हैं, सैवेज हुए हैं। तो उसके बाद वो रॉल्फ उसको सब बताता है कि क्या क्या हुआ और बाकी जो बच्चे होते हैं जो कि सैवेज हो चुके हैं उनमें से उनको अकल आती है और उनको रोना शुरू हो जाते हैं और बाकी इन द एंड उन बच्चों को वहां से इवैक्यूएट करके ले जाया जाता है। तो इनके थीम्स जो हैं सिविलाइजेशन वर्सेस सैवेजरी के, सिविलाइजेशन क्या होती है, सैवेजरी क्या होती है, इनोसेंस का लॉस्ट। यानी सिविलाइजेशन और सैवेजरी में यह है कि सिविलाइजेशन भी इंसान कायम करता है, सैवेजरी भी इंसान कायम करता है। ये हमारे अंदर के इमोशंस है कि हम किस इमोशन को, यानी मैन इज अ सोशल एनिमल। आप अपने अंदर के जानवर को जब जगा देंगे तो फिर आप एक हैवान बन जाएंगे। आप अपने अंदर के इंसान को जगाएंगे तो आप एक इंसान बन जाएंगे। तो लॉस ऑफ इनोसेंस दिखाई गई कि वो बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने बर्बरियत नहीं देखी थी वो किस तरह बर्बरियत का शिकार भी होते हैं और किस तरह उनकी इनोसेंस खत्म हो जाती है छोटी सी उम्र में, शिकार, ब्लड शेड, बड़ों के बगैर सरवाइव करना। क्योंकि आप देखेंगे कि वो लोग जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता वो ज्यादा वो होते हैं, यानी जो जिनको धक्के खाने पड़ते हैं दुनिया के वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो ज्यादा चालाक होते हैं। सो स्ट्रगल टू बिल्ड सिविलाइजेशन, इसमें एक स्ट्रगल दिखाई गई सिविलाइजेशन को बिल्ड करने की। लेकिन मैंस इनहेरेंट ईवल, के इंसान के अंदर ईवल होता है कि हम इंसान ताकत, दौलत, शोहरत मिलने के बाद बदलता नहीं है, बेनिकाब हो जाता है, वो चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटी दिखाई गई, कम्युनिटी के सामने इंडिविजुअल की क्या वैल्यू है, किस तरह पिसता है वो। मैन वर्सेस नेचर, के नेचर और इंसान का मुकाबला दिखाया गया कि इंसान किस तरह नेचर के साथ लड़ाई कर रहा है, किस तरह उसमें गुजारा कर रहा है। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, के वॉर के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, किस तरह ये चीजें इंसान को तबाह करती हैं। इसमें जो सिंबल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सिंबल है उस ईवल का, उस ल्यूसीफर का, डेवल का, और वो ईवल जो कि हम सब के अंदर मौजूद होता है। पिगे के ग्लासेस सिंबल हैं फायर का, क्योंकि इससे फायर जलेगी, और ये विजन का सिंबल भी है क्योंकि पिगी बड़ा विजनरी बच्चा होता है। सिग्नल फायर सिंबल है रेस्क्यू का, कि वो जलेगी तो इनको लोग बचाएंगे। बीस्ट सिंबल है एक अननोन डेंजर का जो कि एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन एक खतरा है। कॉन्च सिंबल है यूनिटी का, इत्तेहाद का, लीडरशिप का। और पिग हंट सिंबल है उस डेवलिश वर्क का, उस ब्रूटल
हंट का और उस सैवेजनेस का जो कि इंसान के अंदर डेवलप हो चुकी है. So these were some different novels, and for another one, let me see that what should be studied today. Okay, I guess जो novels मैंने आपको भेजे थे, we are done with them all. Yes, Lord, ये एक रह गया, To the Lighthouse. So To the Lighthouse by Virginia Woolf. Fazul sa novel है, but I don't like it much. So this novel is written in stream of consciousness. So Virginia Woolf writes in stream of consciousness. We already know कि ये क्या होती है. और yes, things fall apart और Heart of Darkness में similarities हैं natives को exploit करने के लिए. रब नवाज आपका question है ये. तो जारी बात है, दोनों में ये हुआ कि जो नेटिव्स थे उनकी अपनी जगह थी, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट्स हैं वो रिलीजन का बहाना बन के आए या एनलाइटनमेंट का बहाना करके आए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनके रिसोर्सेज पे काबू कर लिया और उनको अपने बस में कर लिया और इनको यूज करना शुरू कर दिया, मैनिपुलेट कर लिया या उनको एक तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. तो वो बेसिकली उस एक्सप्लॉइटेशन के रिजल्ट में जो भी उनके पास दौलत थी, जो भी उनके पास मिनरल्स मटेरियल्स थे, उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने अपने मुल्कों में भेजना शुरू किया. सो बेसिकली ये इसमें सिमिलैरिटीज यही हैं कि वाइट्स का अटैक, रेस जो रेसिज्म है और जो वहाँ पे जो कल्चरल वैल्यूज, लोकल कल्चर, फिर उन्हें मसख किस तरह किया गया, उन लोगों का रिएक्शन क्या था, रिएक्शन इज ऑल्सो सिमिलर. और फिर उसके ऊपर जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई वाइट पीपल की और जो एक आयरनी दिखाई गई कि नाम को ये उन्हें सिविलाइज करने या रिलीजन देने आए हैं, लेकिन इनफैक्ट ये उनके ऊपर हमला करके बैठे हैं. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ. सो टू द लाइट हाउस ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है: द विंडो, टाइम पासेस एंड द लाइट हाउस. So each section के fragmented in stream of consciousness. Various narrator हैं जो कि incidents को narrate करते हैं. So basically this is in stream of consciousness. So stream of consciousness, as I told you, that is a novel जिसमें chronological जो order है उसको थोड़ा सा violate किया जाता है, and that moves according to the thinking pattern of the writer. Past, present, mix, blend, future, ये सारी चीजें उसमें इकट्ठी होती हैं. So this is how we are reading the novel. So इसमें अब basically window. So the window is the first section. So इसमें क्या होता है इस सेक्शन में कि विंडो जो है that is about the beginning, जो कि एक तरह से chronologically events की एक beginning है. इसमें we see के मिस्टर एंड मिसेस रामसे. सो ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का उसके स्टार्ट से पहले का एक सीन है. मिस्टर मिसेस रामसे जो कि कपल है, वो अपने 8 चिल्ड्रन को अपने समर होम पे लेके आते हैं, हैब्रिड्स, और दिस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. इधर बे के पास उनके जो घर हैं उनके करीब ही एक लाइट हाउस है. लाइट हाउस क्यों होता है? क्योंकि शिप्स को बताने के लिए कि यहाँ पे साहिल करीब है, लाइट की रोशनी में इनको पता चलता है कि उन्होंने अपना ट्रेवल किस जगह को करना है. सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ नेविगेशन सिस्टम. 6 ईयर ओल्ड होता है जेम्स रैमजे, जो कि मिस्टर रैमजे का बेटा है, एंड ही वांट्स टू गो टू द लाइट हाउस. लेकिन मिसेस रैमजे उसे बताती है, क्योंकि बिल्कुल करीब नहीं होता, समुद्र फासला होता है बीच में थोड़ा सा, उसे बताती है कि वो नेक्स्ट डे जाएंगे अगर वेदर अलाउ करेगा तो. जेम्स बड़ा खुश होता है कि जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, मजा करेंगे. लेकिन मिस्टर रैमजे उसे बड़ा कोल्डली बताता है कि वेदर बुरा होगा कल, हम नहीं जा सकते. तो बच्चा इस चीज से एक खुनस बना लेता है अपने माइंड में अपने बाप के लिए कि बाप ने इस तरह क्यों कहा. तो उससे लगता है कि बाप बड़ा एक सरियल किस्म का है और इसने बड़ा गलत किया, इस तरह का है कि इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. उसका दिल टूट गया बच्चे का. तो अपने बाप से नफरत करना शुरू हो जाता है और उससे लगता है कि ये जेम्स और उसके बाकी 7 बहन भाइयों से क्रूअल होके इसके बाप को मजा आता है. सो रैमजेस जो है ये होस्ट करते हैं एक पार्टी जिसमें गेस्ट आते हैं, जिसमें चार्ल्स टेंसले है जो रैमजे के वर्क को एक मेटाफिजिकल फिलोसफर के तौर पर बड़ा एक सराहता है. और फिर उसमें लिली ब्रिस्को एक यंग पेंटर है जो कि मिसेस रैमजे की पोर्ट्रेट बनाती है.
सो मिसेस रैमजे जो है वो चाहती है कि लिली जो है वो शादी कर ले विलियम बैंक से, जो कि एक ओल्ड फ्रेंड है रैमजेस का। लेकिन लिली जो है वो सिंगल रहना चाहती है। सो मिसेस रैमजे जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है उसकी कि मैं मिसेस बेनेट की तरह कपलिंग करूं और लोगों के कपल बनाऊं। सो वो एक और मैरिज का प्लान करती है पॉल रेले और मिंटा डॉयल के बीच में, जो कि इनके जानने वाले होते हैं और वो भी यहाँ पे आए होते हैं। सो उसमें आफ्टरनून में पॉल जो है वो प्रपोज करता है मिंटा को और लिली अपनी पेंटिंग बनाती है। मिसेस रैमजे जेम्स को खुश करने में लगी होती है, जो दुखी होता है क्योंकि हम नहीं जा सकेंगे लाइट हाउस पे। और मिस्टर रैमजे अपने फिलोसफर होने की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनके ऊपर परेशान बैठा होता है और इस चीज पे वो अपनी बीवी को भी परेशान करता है। उसी रात जो रैमजेस हैं वो एक होस्ट करते हैं एक इल फेटेड डिनर पार्टी, जो कि रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। पॉल और मिंटा ये जाते हैं बीच पे दो रैमजे के बच्चों के साथ। लिली ब्रिस्टल जो है वो शी ब्रिस्टल्स एट आउटस्पोकन कमेंट्स मेड बाय टैंसले, उस पे चकल करती है, हंसती है। और वो कहता है क्योंकि वो कहता है कि जो वेमेन है वो ना अच्छा लिख सकती है ना अच्छा पेंट कर सकती है। सो लिली हंसती है इस बात पे। मिस्टर एमजे रिएक्ट्स रूड जब ऑगस्टस कार्मिकल, एक पोइट, जब ही आस्क्ड फॉर अ सेकंड प्लेट ऑफ सूप तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा रूड हो जाता है वो। तो जिस तरह रात करीब आती है तो ये मिसस्टेप्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं, ये जो एक दूसरे को जो तनकीदें की जा रही होती हैं और गेस्ट जो हैं वो एक मेमोरेबल इवनिंग मनाते हैं, यानी वो थोड़ी सी जो खार होती है वो निकल जाती है। खैर, ये जॉय जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मिस्टर रैमजे गेस्ट्स को डाइनिंग रूम में छोड़ के आता है और आती हैं मिसेस रैमजे, और वो शी रिफ्लेक्ट्स के जो इवेंट है उसमें वो बेसिकली उसको उसके पास्ट में लेके जा रहा है। लेटर वो अपने हस्बैंड को मिलती है उस पॉलर में और कपल जो है वो इकट्ठा बैठता है। मिस्टर रेमजे जो है उसकी इनसिक्योरिटीज हैं और वो चाहता है कि उसकी वाइफ उसको बताती रहे कि वो उसे कितना प्यार करती है और अपनी फाइडेलिटी, अपनी मोहब्बत, लॉयल्टी का एहसास दिलाती रहा करे। और मिसेस रैमजे इज अ वेरी गुड वाइफ, वो इस तरह करती भी रहती है। तो मिसेस रैमजे वो इतनी ज्यादा प्रोनाउंसमेंट्स नहीं करती, लेकिन ये है कि शी कंसीड्स टू दिस पॉइंट मेड अर्लियर इन द डे कि वेदर जो है विल बी टू रफ फॉर द ट्रिप टू द लाइट हाउस। और मीनवाइल मिस्टर रैमजे, उसे पता होता है कि मिसेस रैमजे उससे मोहब्बत करती है, वो उसकी बात को एग्री करती है, क्योंकि तुम कह रहे थे, सही कह रहे थे, वेदर रफ ही होगा। रात हो जाती है और फिर एक के बाद दूसरी और तीसरी रात, टाइम बड़ा तेजी से गुजरना शुरू हो जाता है। सो टाइम पासिस के और नॉवल एंटर होता है टाइम पासिस सेगमेंट के अंदर। वॉर ब्रेक हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर वन। मिसेस रैमजे अचानक एक रात मर जाती है और एंड्रयू रैमजे जो उसका सबसे बड़ा बेटा है वो जंग में मारा जाता है, और उसकी बहन सिस्टर जो है थ्रू वो एक इलनेस जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होती है उसमें उसकी डेथ हो जाती है। अब फैमिली इस समर हाउस में नहीं आती और ये डिसरिपेयर का हो जाता है एक शिकार। बहुत सारी खुद रोज झाड़ियां उगाती हैं, स्पाइडर नेट्स, जाले, हर चीज यानी तबाही फिर जाती है। 10 साल गुजरते हैं फैमिली के रिटर्न होने से पहले। सो मिसेस मैकनैब जो कि हाउस कीपर होती है वो कुछ ख्वातीन को लगाती है अपने साथ और घर को दोबारा ऑर्डर में लेके आते हैं, और उसके बाद दोबारा वो डिके और बिलीवियन की सिचुएशन से घर को दोबारा सही रहने के काबिल बनाया जाता है और लिली ब्रिस्को पेंटर वापस आती है। अब फाइनल सेक्शन द लाइट हाउस, उसमें दिखाया जाता है कि टाइम रिटर्न्स टू स्लो डिटेल ऑफ शिफ्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू सिमिलर इन स्टाइल टू द विंडो, यानी पहला और तीसरा पार्ट तकरीबन मिलते जुलते हैं। मिस्टर रैमजे डिक्लेयर करता है कि वो और जेम्स और कैम, जो कि उनकी उसकी बेटियों में से एक बेटी है, वो लाइट हाउस को ट्रेवल करेंगे। सो एक सुबह ये वॉयज पे जाते हैं और थोड़ा सा जब डिले होता है तो उनको गुस्सा भी आता है इस चीज में। वो ही अपील्स टू लिली फॉर सिंपैथी, जो डिले आ रहा होता है समुंदर की वजह से, हवाओं की वजह से, वो लिली से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि शायद मिसेस रैमजे की तरह उसे कंफर्ट करेगी, लेकिन वो उसे कुछ भी ऐसा कंफर्ट नहीं दे सकती। भाई तुम्हारी बेगम थोड़ी है जो तुम्हें कंफर्ट देगी इसका। सो रैमजेस आर सेट ऑफ, रैमजेस फिर चलते हैं। लिली
अपनी लॉन में आती है और पेंटिंग जो उसने बहुत अरसा पहले यहाँ पे स्टार्ट की थी लेकिन छोड़ दी, उसको वो कंप्लीट करना चाह रही है, जो कि बेसिकली लाइट हाउस को पेंट करती है वो। सो जेम्स और कैम जो है वो अपने बाप के एक अजीब से एटीट्यूड पे हंसते हैं, एम्बेरस भी होते हैं, लेकिन बोट पे ऐसे जब बोट अपनी डेस्टिनेशन के करीब जा रही होती है तो बच्चों के अंदर एक मोहब्बत जाग उठती है बाप की, यानी तब से चली एक बुरे फजूल से काम के पीछे जेम्स के अंदर बाप से नफरत पैदा हो गई और एक फजूल से इवेंट पे मोहब्बत भी पैदा होगी। सो जेम्स जो है वो एक जिसके सेलर होने के स्किल को मिस्टर रैमजे बड़ा प्रेज करता है इस मौके पे, और वो उसे अपने बाप के अंदर एक कनेक्शन फील होता है अपने बाप के साथ, और वो जो उसकी रिजेंटमेंट है वो खत्म हो जाती है, और लिली जो है वो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करती है और वो फाइनल स्ट्रोक देती है कैनवस को और अपना ब्रश रख देती है कि उसने अपना विजन हासिल कर लिया। बेसिकली इसमें यही है कि वो एक पेंटिंग पूरी हुई और वहां पे फादर और सन या बाप और औलाद का जो एक रिलेशन है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गया, ठीक हो गया। सो ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड वर्क दिखाया गया, वर्क यानी पेंटिंग वाला, और ट्रांजिएंस जो कि ह्यूमन लाइफ की है कि किस तरह ह्यूमन लाइफ ट्रांजिएंट है, किस तरह चेंज होती है। दूसरों की शादी के सपने देखते देखते मिसेस रामजे मर जाती है, उसका बेटा मर जाता है, बेटी मर जाती है। फिर आर्ट एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन, आर्ट एक मीन्स है जो कि आपको बचा के रखती है, आपकी सोच को संभाल के रखती है, प्रिजर्व करती है मोमेंट्स को, इवेंट्स को। लाइट हाउस की प्रेजेंस है वो एक बिल्कुल एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जो कि जहाँ पे जाना आपकी मंजिल को पाना है। बच्चे वहां पे जाना चाहते हैं, बाप वहां पे ले जाना चाहता है, लिली उसको पेंट करना चाहती है। वॉर एक थीम है जो कि हॉरर्स दिखाती है मॉडर्न सोसाइटी के। पानी एक सिंबल है जो कि एक रास्ता है उनको अपने विजन तक ले जाने वाला। सबवर्जन ऑफ फीमेल जेंडर रोल्स ये दिखाया गया कि किस तरह फीमेल्स को मिसट्रीट किया गया, ये हमेशा ही किया जाता है। जिस तरह लिली को कहा जाता है कि ये फीमेल्स जो है ना अच्छा लिख सकती है ना अच्छा पेंट कर सकती है। टाइम इज अ बिग हीलर और बिग थीम जो कि हमें नजर आता है कि टाइम इज ऑलवेज देयर, और उसका थीम बड़ा क्लियर है कि टाइम इज एवरीथिंग एंड इट hides everything, it controls everything. So I guess these 4 novels are enough for today. No, थर्ड पर्सन टेक्निक जो है उसके अंदर इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल होना जरूरी नहीं है, यानी क्रोनोलॉजिकल होते हैं इवेंट्स, लेकिन इसमें इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल नहीं होते। फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स ये सब कह सकते हैं कि जिस तरह वो बिल्कुल एक जमाना से आजाद होके लिखती है। So these 4 novels are enough for today. So now see you on Saturday. So Saturday को इंशाल्लाह मिलेंगे, and Saturday को we will work on prose. So prose जो है जिसमें फ्रांसिस बेकन है, गलीवर्स ट्रेवल्स है, रेड ड्रेस ऑफ पोइट्री है, बर्टन रसल है, उसको हम डिस्कस करेंगे on Saturday. आज का मटेरियल that is already sent to you. कोई सलाम दुआ क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो यू आर वेलकम, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। Actually, Miss Sarwat, yes, I am not able to find time on to work on that. उस पे मैं टाइम पे उस पे वर्क नहीं कर पा रहा, लेकिन चीज़ें कंपाइल कर ली हैं मैंने, बहुत सारे रिसोर्सेज, इंशाल्लाह बिफोर योर पीपीएससी मैं उसको कर पाऊंगा। जी, आपको मटेरियल जो है मैं आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी, प्रोज का मटेरियल भी आपको आ गया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। एंड टेस्ट आप कौन सा कह रहे हैं शुएब? टेस्ट मेरे पास बहुत सारे हैं, यू नेम इट, और मेरे पास गूगल क्विजेज हैं, हिस्ट्री के कुछ पोर्शंस के, हिस्ट्री के ज़्यादा पोर्शंस के, ड्रामास पे, नॉवेल्स पे। तो वो हम उसे किस दिन कर लेंगे अरेंज, हम सैटरडे को कर लेंगे या संडे को कर लेंगे। सो लेट वन बी अ मॉक टेस्ट, वो टेस्ट कभी भी हो सकता है, तो वो जितना आपने पढ़ा उसके अंदर से होगा इंशाल्लाह। होप सो सैटरडे। Okay, weekly test मैं conduct करूंगा, but I have a like insufficient number of tests. So if you people could help in a way कि जिनको Google Form पे work करना आता है, वो 2-2 3-3 लोग करके अगर एक टेस्ट बना लें Google Form के ऊपर, ज़्यादा ना बनाएं, 20-30 क्वेश्चंस का बना लें, तो वो हम लिंक शेयर कर सकते हैं सबसे, और सब लोग उसे
यूज कर सकते हैं। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको इंशाल्लाह आपका एक टेस्ट सैटरडे को या संडे को होल्ड करूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।